Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. In this tutorial we are going to discuss the introduction of PHP, and this complete introduction will be delivered by Sir Bakr Bhatt. So let's start our topic. जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पीएचपी ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन में आऊँ तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड है, पीएचपी एक सर्वर साइड है, ठीक है। बाकी अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो दोनों जो है दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मैं चीज़ें सिर्फ अब आपको पीएचपी की रिवाइज करवाऊंगा, जो चीज़ें रह जाएगी सिर्फ वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेट्स सी हम देख लेते हैं कि पीएचपी का इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि आपने अगर पीएचपी को सीखना है, पीएचपी के अंदर कोडिंग करनी है सर्वर साइड के ऊपर, तो आपको क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी पहले। वो कहता है आपको HTML आनी चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर तो ये तीनों लैंग्वेज आती है तो तब आपके लिए अच्छा है कि आप PHP को सीखें। तो ये तीनों लैंग्वेज कुछ ना कुछ हद तक आती है ना आप लोगों को। था कि HTML में HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS के स्टाइलिंग शीट है। इसी तरह PHP क्या है, PHP इज अ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है जी। इसका जो सिनोनिम्स है ये क्या, हाइपर टेक्स्ट कैसा होता है कि जो मशीन के ऊपर डिस्प्ले हो। और प्री प्रोसेसर क्या होता है कि आपके पास जो भी प्रोसेसिंग है वो पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके रखता है रेंडर करने के लिए, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है। PHP इज़ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आपको इसको खरीदने के लिए, यूज़ करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको फ्री ओपन सोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। PHP अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि ये आपका जो भी स्क्रिप्ट है हमेशा किस में चलेगा, सर्वर पे। सर्वर है तो ये आपकी PHP को रेंडर करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज आपकी PHP नहीं चलेगी। विदाउट सर्वर आपका जो है PHP नहीं चलती। PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़, ठीक है जी। बहुत ही यानी कि वो कह रहा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। PHP की जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन बता रहा है .php है, ठीक है। PHP क्या कर सकता है, वो डायनामिक पेज कंटेंट क्रिएट कर सकता है, क्रिएट, और इसके अलावा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर क्रिएट हो रहा है, ओपन, रीड, राइट एंड डिलीट, ठीक है। तो अपडेट भी कर रहा है। तो ये CRUD ऑपरेशन के लिए हम PHP को इस्तेमाल करते हैं। PHP को हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अब खुद स्टडी करनी है। अगर मैं इसकी इंस्टॉल की बात करूँ तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कि इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिंक पे जाना पड़ेगा। इस लिंक पे जाकर आपने इस बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप जो XAMPP सर्वर इंस्टॉल करेंगे, इसके साथ ही आपके पास ये देखिए PHP का वर्जन, PHP सारी आपको डाउनलोड मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये PHP का आपने इंस्टॉल कैसे करना है वो बता रहे हैं कि आप अगर XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे, या तो वो कह रहा है कि आप अलग अलग इंस्टॉल करने तक, आपको एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, आपको एक PHP इंस्टॉल करनी है और आपको MySQL इंस्टॉल करनी है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप एक XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लें, जो कि ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी, आपको एक PHP मिल जाएगी, एक सर्वर भी मिल जाएगा और आपको MySQL, ठीक है। तो आपने XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लिया, आपको सारी चीज़ें PHP और MySQL उसके अंदर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कि मेन चीज़ है कि PHP का सिंटैक्स क्या है, PHP में आउटपुट कैसे लेते हैं। तो PHP का सिंटैक्स मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि PHP का जो टैग होता है, ये देखिए, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, PHP स्पेस, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, ये आपका PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। इसको आप स्टार्टिंग टैग समझ लें, ये आपका PHP का स्टार्टिंग टैग है, ये आपका एंडिंग टैग है। इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे, जो भी कोडिंग लिखेंगे, वो आपने इसके अंदर लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने अगर इको या आउटपुट शो करवानी है तो आपके पास जो फंक्शन होता है वो इको का होता है। अगर तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर, PHP में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का तो आप लोगों को बताया था। जावास्क्रिप्ट में एम्प्टी कंटेनर है जो वैल्यू को स्टोर करवाता है। जावास्क्रिप्ट में हम var का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं एंड देन उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसको इनिशियलाइज कराते हैं, फॉर एग्जांपल 10 से। ये जावास्क्रिप्ट में। PHP में आपने हमेशा डॉलर साइन लगाना है, ठीक है जी। तो PHP में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन है, उसके बाद वेरिएबल नेम है, जैसे मैंने a लिख लिया, a इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो जब भी आपने वेरिएबल, अब देखिए var आपने एक दफ़ा लिखना है, ये देखिएगा a लिखा, डिक्लेयर किया, अब a इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो अब ये जो वेरिएबल है ना, हम जो a लिख लिया, अब वो डिफाइन हो चुका हुआ है, इसके साथ डिक्लेयर हो चुका है। जैसे var लिखा वो डिक्लेयर हो गया, उसको बार बार आपने var नहीं लिखना उसके साथ, जबकि PHP के अंदर आपने डॉलर साइन हर दफ़ा लिखना है, ठीक है जी। लेट्स सी मैं यहाँ पर करता हूँ, डिक्लेयर किया, और अगेन अगर मुझे वैल्यू को इनिशियलाइज भी करना है तो मुझे a इज इक्वल टू 10 नहीं कर सकता, ये कांस्टेंट है, वो PHP इग्नोर कर देगा, ये सिंटैक्स एरर रहेगा। तो PHP का जो वेरिएबल है उसके साथ आपने बेशक आपने एक दफ़ा डिक्लेयर कर लो, दो दफ़ा डिक्लेयर करो, उसके साथ डॉलर साइन आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। तो डॉलर साइन के अलावा बगैर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो लेट्स सी हम एक काम करते हैं, हम डॉलर साइन a इज इक्वल टू 10 किया। अगर हमने वेरिएबल को इको करवाना है, ये तो स्ट्रिंग है ना, वेरिएबल को तो आप विदाउट डबल कोट्स के भी करवा सकते हैं। आपने लिखा $a, ठीक है जी। तो अगर अब मैं इसको रेंडर करना चाहूँ तो लेट्स सी, ये हमारे पास है, ये देखिए,
डॉलर ए क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे काम करूं, ये देखिएगा अब एरर आएगा। ये देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अगर ए इज इक्वल टू 10, अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, मैं चाहता हूँ कि अब तो मैंने डिक्लेयर किया, अब तो मैं ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो लेट्स सी मैंने यहाँ पर भी ए कर दिया ना, तो लेट्स सी हम देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। उसको मैंने प्रिंट किया, वो क्या सिंटैक्स एरर, और इक्वल से पहले वो बता रहा है लाइन नंबर 10 में अनएक्सपेक्टेड इक्वल आ रहा है। इक्वल कहाँ पे आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। इक्वल तक तो वो गया ही नहीं ना, उससे पहले उसने एरर दे दिया। लेट्स सी मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ और अब मैं बताता हूँ। वो देखिए जी अनएक्सपेक्टेड एरर अभी भी इक्वल है, वो कह रहा है कि इक्वल से पहले आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वो ए तो है ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं ये देखिएगा एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ, लेकिन मैं इको करवा देता हूँ ए को, ठीक है। अगर मैं डॉलर साइन नहीं लगाता तो एरर्स देख ले, एरर आएगा। वो बता रहा है कि यूज ऑफ अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट, एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम ए है, डॉलर लगाया नहीं। तो आपने जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको डिक्लेयर करें, इनिशियलाइज करें या प्रिंट करें, डॉलर साइन के बगैर आप जो सा है वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट नहीं करवा सकते, एरर आएगा। अब देखिए 10 आ गया, हमने वेरिएबल जहाँ भी यूज करना उसके साथ डॉलर लगाना है। जबकि पीएच अरे जावास्क्रिप्ट में का तो वेरिएबल जस्ट एक दफ़ा किया, ए इज इक्वल टू ये कर दिया, फिर ए इज इक्वल टू 10 कर दो, या ए इज इक्वल टू 20 कर दो, ठीक है जी। ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दो, यानी कि यहाँ पर आप वेरिएबल का कीवर्ड नहीं लगा रहे थे, ठीक है, आपने जस्ट एक दफ़ा डिफाइन कर दिया। लेकिन पीएचपी के अंदर आपने जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके साथ आपने डॉलर साइन लाजमी लगाना है। बेशक डिक्लेयर हो रहा है, बेशक इनिशलाइज हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर के बगैर, सॉरी डॉलर के बगैर आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप डॉलर के बगैर लगाएंगे, वो उसको कांस्टेंट समझेगा, वो एरर दे देगा। वो कहेगा जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है या वेरिएबल लिखना है, जब भी वेरिएबल लिखना है आपने डॉलर साइन लाजमी लगाना है, ठीक है। तो पीएचपी में भी ये थोड़ा सा फ़र्क है। वेरिएबल क्या है वो आपको मैंने बता दिया, एक एम्प्टी कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है जी। इसके अलावा वो कह रहा है कि आपने वेरिएबल को या कोई भी जावा पीएचपी की स्टेटमेंट है वो कंप्लीट कब होगी, जब आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बगैर आपकी स्टेटमेंट जो ना कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ये मैंने सेमीकोलन ख़त्म कर दिया है, ठीक है। लेट्स सी अब कोई एरर देगा हमें, ठीक है जी। अभी क्योंकि इसके आगे कोई लिखा नहीं है ना हमने, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ए इज बी इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं, ठीक है जी। आप देखते कोई एरर आता है कि नहीं आता। ये देखिए एरर दे रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड डॉलर बी एक आ गया। वो कह रहा है स्टेटमेंट कंप्लीट एक्सपेक्टेड, वो कह रहा है सेमीकोलन लगाना था, आप लगाना भूल गया लाइन नंबर 12 में, ठीक है। लाइन नंबर 12 ये है। वो कह रहा है इससे पहले कोई एक स्टेटमेंट आपने कंप्लीट नहीं की हुई जो कि सेमीकोलन थी, ठीक है। तो सेमीकोलन बताता है कि आपकी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। उसके अलावा केस सेंसिटिव है कि वो कहता है कि जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स है, ये हम जावास्क्रिप्ट में भी देख चुके हैं, इनके अपने स्पेशल मीनिंग या रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे इफ़ का मतलब होता है कि वो आपके सिलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, वाइल आपकी रिपीटिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इको आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंसिटिव या रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स हैं, उनको आप बड़े लेटर में लिखें, उनको आप स्मॉल लेटर में लिखें, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ये देख रहे हैं आपने इको को कैपिटल में लिखा है, इको को स्मॉल में भी लिखा है, और इस तरह कैपिटल और स्मॉल में भी लिखा है, तो हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहा है। लेकिन वो कहता है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है। लेट्स सी वो कहता है कि एक वेरिएबल नाम रखा है जी फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि जैसे सारे कैपिटल कर रहे तो फर्स्ट नेम इज ये कर दिया, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट नेम और ये वाला फर्स्ट नेम मेमोरी या रैम के अंदर अलग अलग इनको स्पेस मिलेगी, एक स्पेस नहीं मिलेगी। पढ़ने में एक नाम है, फर्स्ट नेम इसको भी कहेंगे, फर्स्ट नेम इसको भी कहेंगे, बट लिखने में ये कैप्स लॉक में है और ये स्मॉल लेटर्स में है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी वेरिएबल आप केस सेंसिटिव में न रखें। ये नहीं कि आपने कहा कि यहाँ पर फर्स्ट नेम यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर अपर केस यूज़ कर लेता हूँ, नाम तो एक ही है ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दो अलग अलग नाम होंगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, वो कह रहा है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्मॉल लेटर में जिसका नाम है कलर, और उसके अंदर वैल्यू रखी है रेड, ठीक है जी। अब वो प्रिंट करवा रहा है, वो कहता है माई कार इज, वो देखिए ये तो प्रिंट हो गया क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स में था, ठीक है। लेकिन जैसे ही जिसने देखे कैपिटल में किया, वो देखो प्रिंट ही नहीं हुआ, वो अलग वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर ही नहीं करवाई हुई। और इसी तरह से स्मॉल और कैपिटल में आया तो वो भी उसकी आउटपुट शो नहीं हुई, ठीक है। तो केस सेंसिटिव जो आपने जावास्क्रिप्ट में ख्याल रखा था वही आपने पीएचपी में भी ख्याल रखना है। एक्सरसाइज देख लेते हैं। इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड बिलो टू आउटपुट हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे जावा पीएचपी में, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है आउटपुट के लिए, कौन बताएगा।
जी इको बोले, सर। इको होगा। ठीक है जी, इको आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, फर्स्ट कैपिटल स्मॉल में लिखो, ये चला देगा। ठीक है जी। ये देखिए जी आउटपुट अगर हम इसको करते हैं तो नॉट करेक्ट, इको के नॉट करेक्ट क्यों है, ECHO। हाँ जी, ये सही तो है, सर कैपिटल कैपिटल में हो तो सकता है कि नहीं हो सकता, लाजमी है कि स्मॉल में ही करें। लेट्स सी, हम इधर करके देखते हैं। हम जो कैपिटल में इको, ठीक है जी, डॉलर फर्स्ट नेम एंड, उसने यही तो बताया ना कि आप इको को फर्स्ट या कैपिटल में कर सकते हैं। ये देख रहे हैं अली आ रहा, हो सकता है उसने डिफाइन किया हो कि आपने जो एक्सरसाइज है ना उसके अंदर डिफाइन हो कि स्मॉल लेटर में आएगा तभी वो उसको एक्यूरेट मानेगा। खैर अच्छा जी, इसके अलावा हम आ जाते PHP कमेंट्स में। कमेंट्स का क्या पर्पज़ है, कोई बताएगा मुझे, कमेंट्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर प्रोग्रामर के लिए कोड को रीडेबल बनाने के लिए। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और इसके अलावा एक तो ये है पर ना जब हम कि खुद ही बाद में कोड को देखें तो प्रोग्रामर के लिए एक वक्त में एक बोल लें। जी जी बोले, आप कोई भी एक बोले। समीउल्लाह आप बताएं। सर हमने कुछ चीज़ बनाई है तो बाद में कुछ अर्से बाद जब हम उसको दोबारा देखें तो हमें भी समझ आ जाए, तो हाँ अगर वही कोड कोई और प्रोग्रामर भी देखे तो उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, एक तो चीज़ ये होगी, ये अबू बकर ने बता दी। इसके अलावा नेक्स्ट एक तो हो गया ना कि याद दहानी के लिए कि 10 साल बाद भी आए तो हमें पता हो कि क्या काम किया है, या कोई नया डेवलपर आता है वो इसी आपका कोई प्रोग्राम पढ़ता है उसको भी पता लग जाए, अच्छा अच्छा इसने ये कमेंट लिखा है, इसका ये मतलब है। एक ये भी नहीं हो सकता, हम डिबगिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम कोई प्रोग्राम को देख रहे हैं और उसमें कोई एरर आ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे अगर हमारे पास 100 लाइन ऑफ कोड है, हम कहते हैं कि 50 को कमेंट कर दो, या 50 वाली को बाद वाली जो 50 है उसको हम कमेंट में लिख देते हैं, क्योंकि जो भी आप कमेंट में लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। पहली बात तो वो यही बताता है ना, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, लेट्स सी, ये देखिए जी मेरे पास कोई एरर आता है, मैं काम करता हूँ $B इज इक्वल टू, ठीक है जी, अली हसन कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक $C ले लिया, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 12। ठीक है, और $D ले लिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर 43। ठीक है, जो इको करवा दिया मैंने, इको मैं करवा रहा हूँ जी हेलो। ठीक है, लेट्स सी, ये कुछ हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड थी। ठीक है जी, अब मैं इसको रेंडर करूँगा, तो रेंडर करूँगा तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, कोई बताएगा? एरर आ जाएगा सर। एरर आ जाएगा। ये देखिए ये बता रहा है कि कहीं पे ना इको से पहले लाइन नंबर 13 में कुछ एरर बता रहा है। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसको जो एरर बता रहा है मैं इसको ही कमेंट कर दूँ। कमेंट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, जिस लाइन में एरर था मैंने कहा यार इसको ज़रा कमेंट करके देख लूँ ना, बजाय उसको मैं ख़त्म करूँ। ख़त्म करने से क्या होगा, आपको तो भूल जाएगा आपने क्या ख़त्म किया था। कमेंट से क्या होगा कि आप उसको बाद में इंक्लूड कर सकते हैं या उस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं। ये देखिए जी, तो आप उस जिस चीज़ में एरर आ रहा है वक्ती तौर के लिए आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि भाई देखना चाहूँ कि अभी तक उससे ऊपर वाली लाइनें सही चल रही है कि नहीं चल रही। इट्स मीन कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पे कोई मसला, क्योंकि ये आपने कमेंट करके देख लिया कि अब बाकी प्रोग्राम सही चल रहा है, इस लाइन में एरर है, तो आप उस लाइन को डिबग कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं क्या इशू है क्या नहीं इशू है, जैसे सेमीकोलन का इशू है। तो ये आप काम कर सकते हैं। आप कमेंट से दो काम कर सकते हैं, एक तो ये है कि आप प्रोग्रामर जो है वो अपनी याद दहानी के लिए काम कर सकते हैं ताकि उसको पता हो कि उसने क्या काम किया था। दूसरा ये है कि कमेंट आपकी डिबगिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कमेंट लिखने का तरीकाकार क्या है, ये पेपर ये एग्जाम में आप लोगों को आ सकता है, क्विज में आ सकता है। ये देखिए, एक तो ये है कि अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो आपने ये लिखना है। इसके अलावा वो हैश साइन से भी आप कमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइनें हैं, जैसे 1 2 3 लाइन्स हैं, तो आपने ये देखिए जिस स्लैश स्टैरिक लगाना है और यहाँ पर भी स्लैश स्टैरिक लगाना है, इसके थ्रू आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स का सिर्फ इतना ही है कि ये ऐसे कमेंट्स होते हैं जिससे देखा लिखा यू कैन ऑल्सो यूज कमेंट्स टू लीव आउट पार्ट्स ऑफ अ कोड लाइन। ये जस्ट आपको जिनसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आपका कोड क्या कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप डिबगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में आते हैं PHP वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ बार बार, जो जावास्क्रिप्ट में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वही चीज़ें हैं, बस सिर्फ सिंटैक्स चेंज है। यहाँ पर देखिए जी, आपको कह रहा है $साइन इस्तेमाल होता है, जावास्क्रिप्ट में VAR का कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। और जब भी आपने कोई वेरिएबल का नाम रखना उससे पहले आपने $साइन लाजमी लगाना है। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहा है कि वेरिएबल का नाम आपने कैसे रखना, जो और ये देखिए जिसने पॉइंट्स बता दी, यही पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि जो भी आप वेरिएबल का नाम रख रहे हो उससे पहले आपने $साइन लगाना है, पहली बात ये। दूसरा वो कह रहा है कि जो भी नाम है वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या अंडरस्कोर से। ठीक है, जो यानी कि वेरिएबल का नाम जैसे हमने C रख दिया ना, तो अगर मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ $, ठीक है, _ABC, ये मैं रख सकता हूँ। ठीक है,
मैं वेरिएबल का नाम इस तरह भी रख सकता हूँ A12, ये भी एक वेरिएबल नेम है, लेकिन मैं वेरिएबल का नेम में स्टार्टिंग में नंबर नहीं दे सकता। ये देख रहे हैं, ये आपका वेरिएबल नेम रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो पहला करेक्टर है वो रॉन्ग, मतलब वो आपने नंबर में नहीं देना। और कोशिश करें कि आप क्या करें, हमेशा लेटर्स में दे दें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब आप लेटर्स के बाद नंबर न्यूमेरिक डिजिट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वो ये कहता है कि केस सेंसिटिव भी ना हो, यानी कि ये स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल में लिखा है, तो ये दो अलग अलग रैम में स्टोर होंगे, अलग अलग लोकेशन में स्टोर होंगे। देयर आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और वेरिएबल का काम क्या है, वैल्यू को स्टोर करवाना। आउटपुट वेरिएबल्स के लिए देखें जी, आपके पास आप आउटपुट कैसे लिख सकते हैं, आप एक वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करवाएं और आप वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं या आप डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ मजे की ये है कि अगर आपने दो वैल्यूज़ को या दो स्ट्रिंग को आपने कनकैटिनेट करवाना है, ज्वाइन करवाना है, जावास्क्रिप्ट में प्लस का साइन इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे पास PHP में डॉट का साइन इस्तेमाल होता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ पे अली लिख लेता हूँ, ठीक है जी। एक और वेरिएबल, बल्कि एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं, इको करवा देता हूँ, ठीक है। इको करवाया तो यहाँ पर मैंने अली लिखा, अली तो नहीं लिखा, बदल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, $A डॉट। जैसे वहाँ पे प्लस लगाते थे, आप यहाँ पे डॉट का साइन लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर HASSAN और सेमीकोलन आ गया। ये डॉट का साइन क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करने का या ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होगा। लेट्स सी, ये देखिएगा, ये देखिए अली हसन आ गया, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ पे तो स्पेस आए, तो ये देखिए जी, आप हसन से पहले एक स्पेस लगा ले, या आप स्पेस के लिए भी एक डॉट साइन लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो PHP में डॉट का साइन क्या कर रहा है, कनकैटिनेट कर रहा है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ठीक है, या फिर दो वैल्यू, दो एक मतलब स्ट्रिंग हो जाए और एक नंबर हो जाए। ये देखिए आप प्लस, ये यहाँ पे एडिशन ही परफॉर्म होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास PHP में तीन तरह के वेरिएबल हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है जी। लोकल वेरिएबल बहुत ही आसान है। लोकल वेरिएबल कहाँ पे बनते हैं, जो आपका फंक्शन होता है, ये फंक्शन बनाया ना आपने, ठीक है। तो PHP में भी देखें फंक्शन वैसे ही है, फंक्शन का कीवर्ड लगेगा, फंक्शन का नेम आएगा और फंक्शन की जो कर्ली ब्रेसेस होती है, जो PHP का फंक्शन है वही जावास्क्रिप्ट का सेम फंक्शन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PHP और जावास्क्रिप्ट बहुत सिमिलर इनका सिंटैक्स है, ठीक है जी। तो ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हो और फंक्शन जैसे ही टर्मिनेट हो रहा है वो वेरिएबल भी टर्मिनेट हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हो और फंक्शन खत्म होते साथ ही वो वेरिएबल भी खत्म हो जाए, तो उनको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर डिफाइन हो। फंक्शन से बाहर का मतलब क्या, ये जैसे ये देख रहे हैं, खुद बता रहा है, एग्जांपल में बता रहा है कि अगर आप फंक्शन से पहले कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो इसका स्कोप कहाँ तक है, जब तक आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए, जब तक ये लाइन PHP स्टार्ट हुई है और जब तक ये लाइन नंबर यहाँ पर ना आ जाए तब तक ये वेरिएबल आपका जिंदा रहेगा। जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, आपका जो वेरिएबल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है, जितना आपका प्रोग्राम है, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है या एप्लीकेशन आपकी रेंडर है तब तक आपका जो वेरिएबल है वो जिंदा है। लेकिन जैसे ही आपने एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कर दिया, इट्स मीन इसका स्कोप भी खत्म हो गया। लेकिन जो फंक्शन का स्कोप क्या है, जैसे आपने किसी बटन को क्लिक किया है, बटन को क्लिक करने के बाद जो फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल होने के बाद वेरिएबल हुआ और वेरिएबल खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आपका जो प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन है, तब तक यहाँ पर वेरिएबल रहेगा जब तक आप इसको क्रॉस ना कर दो या बंद ना कर दो, तब तक आपके वेरिएबल का स्कोप रहेगा। उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं आप, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि इसका स्कोप तब तक है जब तक आपका प्रोग्राम है। लोकल वेरिएबल का स्कोप तब तक है जब तक आपका फंक्शन है। फंक्शन खत्म हो गया, आपका वेरिएबल भी खत्म हो गया। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि जब आपको क्या करना पड़ता है, जब आप चाहते हैं कि वेरिएबल सिर्फ वन टाइम इनिशियलाइज हो और बार बार उसके अंदर वैल्यू को आप क्या कहते हैं, रिप्लेस कर सके, ठीक है, ओवरराइड कर सके। यानी कि एक आप क्या करते हैं, लेट्स सी, मैं एक सेकंड पेंट में बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल है, एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम आपने A रखा है और एक और वेरिएबल बना दो जिसको हम लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है जी, LOC, ठीक है जी। इसका नाम भी मैं W रख देता हूँ। तो स्टैटिक वेरिएबल का क्या डिफरेंस है, स्टैटिक वेरिएबल में इसमें वैल्यू 1 रखी, ठीक है। अब ये वन टाइम इनिशियलाइज हो गया, रैम में इसने वन टाइम इनिशियलाइज हो गया। अगर मैं इसके अंदर कोई और चीज़ रखता हूँ वो उसको ओवरराइड करेगा और इसी के अंदर आएगा। लोकल वेरिएबल पे क्या होता है, अगर मैंने इसके अंदर 1 रखा है और ये टर्मिनेट हो गया है, दोबारा से मैं इसके अंदर कोई वैल्यू रखना चाहता हूँ, या अगेन से रैम में एक और लोकेशन में स्टोर होगा और उसके अंदर 1 आएगा। अगेन से मैं इसके अंदर कोई 2 रखना चाहता हूँ तो दोबारा से क्रिएट होगा, पहले 1 स्टोर होगा फिर 2 आएगा। जबकि ये स्टैटिक वेरिएबल क्या है, स्टैटिक, ये अपनी जगह पे
साकिन हो गया, यानी कि रैम की उस लोकेशन को उसने फिक्स कर लिया है। अब उसके अंदर डेटा चेंज हो रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, जो भी आप वैल्यू रखना चाह रहे हैं वो चेंज हो रही है, ठीक है। ये स्टैटिक है। जबकि लोकल या नॉर्मल वेरिएबल क्या होते हैं कि जब वो क्रिएट होते हैं वो फर्स्ट हर दफ़ा इनिशलाइज होते हैं। नॉर्मल वेरिएबल हर बार इनिशलाइज होंगे, स्टैटिक वेरिएबल ओनली वन टाइम इनिशलाइज होगा और उसके बाद उसके अंदर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जबकि लोकल वेरिएबल के अंदर आपको जब भी अपडेट करना, आपको पहले नया वेरिएबल क्रिएट करना, फिर अपडेट करना, फिर क्रिएट करना, फिर अपडेट करना है। स्टैटिक के अंदर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, देन आप अपडेट 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 करते रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हम एक स्टैटिक की एग्जांपल ही देख लेते हैं। उसने स्टैटिक देखे, स्टैटिक के अंदर ना उसने उसका कीवर्ड भी लिखा है। उसने बता रहा है कि अगर स्टैटिक का वेरिएबल आपने बनाना है तो आपने स्टैटिक का कीवर्ड भी देना है, जिससे कंपाइलर को, जो जावास्क्रिप्ट या पीएचपी के कंपाइलर को समझ आ जाए कि स्टैटिक वेरिएबल है, इसको जो है अब इसको एक रैम के अंदर जो लोकेशन है उसी के अंदर ही साकिन रखना है, लोकेशन चेंज नहीं करनी। इसके अंदर वैल्यू चेंज होती रहेगी, लोकेशन वैसी रहेगी, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाया उन्होंने कहा एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसको डिक्लेयर किया $x और इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। जब भी ये फंक्शन कॉल होता है, आपको पता है ना कि जब भी फंक्शन कॉल होता है लाइन यहीं से स्टार्ट होगा, वो स्टैटिक का कीवर्ड समझ के वो उसको इनिशियलाइज नहीं करेगा। लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन को 3 दफ़ा कॉल किया, माई टेस्ट एक दफ़ा कॉल किया, फिर इको आया, फिर माई टेस्ट दूसरी दफ़ा कॉल किया, फिर इको आया, फिर तीसरी दफ़ा कॉल किया। जब फर्स्ट टाइम कॉल किया माई टेस्ट को, ये फंक्शन यहाँ पर आएगा। इस फंक्शन के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हुई, वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद एक्स इको हुआ, एक्स इको यानी कि एक्स को 0 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वो कर दिया एक्स प्लस प्लस, यानी कि एक्स के अंदर 1 आ चुका हुआ है। अगेन से दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, मैंने बताया स्टैटिक के अंदर क्या होगा, ये वाली लाइन दोबारा नहीं चलेगी, ये फर्स्ट टाइम चलेगी। जैसे ही देखेगा स्टैटिक है, वो इसको एग्जीक्यूट मतलब इसको इनिशियलाइज नहीं करेगा, वो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। इको एक्स का मतलब क्या, एक्स के अंदर क्या आया हुआ था, 1 आया हुआ था, वो प्लस कर देगा, ठीक है। और उसके बाद x को प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करें, x प्लस प्लस, पहले प्रिंट करो, देन उसके बाद उसको ना इंक्रीमेंट कर दो। अब x के अंदर 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। दोबारा से इस फंक्शन को कॉल हुआ, वो फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो इस लाइन पे आएगा। इस लाइन में देखा कि ये तो वेरिएबल स्टैटिक है, जैसे स्टैटिक है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इसको इग्नोर करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो x के अंदर क्या पड़ा हुआ, 2 पड़ा हुआ है, तो वो x को 2 रख देगा। मैं आपको जरा ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। एक वेरिएबल है हमारे पास x, जिसका नाम x है, उसके अंदर क्या रखवाया हुआ, लाइन बाई अगर एग्जीक्यूशन करें उसके अंदर हमने 0 रखवाया हुआ, ठीक है। ये 0 रखवाया हुआ, ये लाइन चलेगी। आप इको x का मतलब है कि 0 प्रिंट हो जाए, देखिए 0 प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद ये लाइन चलेगी x प्लस प्लस, x प्लस प्लस का मतलब 0 प्लस 1, 0 कैंसिल हुआ, उसकी जगह 1 आ गया, ये फंक्शन खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जब फंक्शन डिस्ट्रॉय हो, वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा फंक्शन चला माई टेस्ट, वो जो कंट्रोल का जो फ्लो है वो इसके पास आ जाएगा, लाइन नंबर स्टैटिक के पास आ जाएगा। वो देखेगा कि स्टैटिक और $x इस तरह का एक वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। स्टैटिक के कीवर्ड से वो क्या कहेगा, इसके अंदर इनिशियलाइज 0 नहीं करेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा। वो लाइन नंबर 2 में आएगा, लाइन नंबर 2 में आएगा इको x, x में क्या पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ, वो इको x करवा देगा। ये देखिए 1 आ गया। 1 करने के बाद x प्लस प्लस, x प्लस प्लस का मतलब है कि 1 को तुम खत्म कर दो, उसकी जगह 2 रख दो। 2 रखने के बाद फंक्शन खत्म, वेरिएबल्स खत्म। नेक्स्ट टाइम दोबारा से कॉल हुआ माई टेस्ट कॉल हुआ, इसने माई टेस्ट को कॉल कर लिया। उसके बाद वो देखेगा फिर से स्टैटिक लिखा हुआ है, जब तक उसको स्टैटिक का कीवर्ड मिलेगा वो वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकता, वो उसको इग्नोर कर देगा। इसको इग्नोर करने के बाद लाइन नंबर 2 में आएगा इको $x, इको $x का मतलब वेरिएबल में 2 प्रिंट करवा देगा, देखिए 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद वो x प्लस प्लस कर दिया। x प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो जो उनसे है 3 आ चुकी हुई, यहाँ पर ख़त्म करेगा और वो 3 आ गया। क्योंकि आगे मैंने माई टेस्ट को कॉल नहीं किया, इस वजह से वो इको जो वेरिएबल x है उसको प्रिंट नहीं करवा रहा है। ये देखिएगा अभी आपको फॉरेक्स साफ नज़र आ जाएगा, ये मैंने स्टैटिक का कीवर्ड ही ख़त्म कर दिया। ये अब लोकल वेरिएबल बन गया या नॉर्मल वेरिएबल बन गया कि जब फंक्शन कॉल होगा तभी वेरिएबल डिक्लेयर होगा या इनिशियलाइज होगा और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय हो जाना है। ये देखिएगा अब क्या होगा, 0 0 0 आ जाएंगे। ये देख रहे हैं, जब भी फंक्शन कॉल हुआ तो इसके पास आया $x, इसका मतलब है कि रैम के अंदर लोकेशन में एक नई जगह उसके लिए बनाएगा, उसके अंदर 0 रख देगा। 0 रखने के बाद उसको x को प्रिंट करेगा, x के अंदर 0 आया वो 0 प्रिंट कर देगा। x प्लस प्लस, x के अंदर 1 आ चुका है, लेकिन चूंकि आप वेरिएबल को प्रिंट नहीं करवा रहे इसलिए वो 1 ही रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन जैसे डिस्ट्रॉय हुआ वेरिएबल भी खत्म। दोबारा से कॉल हुआ, दोबारा से इनिशियलाइज करेगा, फिर डिस्प्ले करेगा।
तो लोकल वेरिएबल क्या है कि आप जब तक आपका फंक्शन कॉल होगा तब वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज होगा। स्टैटिक के अंदर क्या है, जब मर्जी आपका फंक्शन अगर आपका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो भी गया लेकिन स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्लियर है ये तीनों स्कोप? इको एंड प्रिंट, ठीक है, ज़्यादातर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन ज़्यादातर इको इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि एक और पीएचपी में फंक्शन है जिसका नाम प्रिंट है। आप प्रिंट के थ्रू भी आप वेरिएबल की आउटपुट को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसने इको करवाया हुआ है वैसे ही वो प्रिंट भी करवा सकता है। इको प्रिंट करवा कहाँ रहा है वैसे, लेट्स सी, हम देख लेते हैं प्रिंट कहीं पे करवा रहा है। तो आप प्रिंट भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा, मैं अगर प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट सेम है, ठीक है, ये देख रहे हैं आउटपुट सेम आ रहे हैं। आप यानी कि आपको वह इको के अलावा भी आप प्रिंट का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी प्रिंट लिखा और $x की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। $x की वैल्यू क्या है, 5 है। तो आप इको भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिंट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट ये देखिए वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो इको है वो थोड़ा फास्ट है अगर देखा जाए। कहाँ पर फास्ट लिखा हुआ है, बहरहाल इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर हम इको इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है। तो पीएचपी हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप है जो हमने देखनी है। स्ट्रिंग क्या का मतलब है कि आपके पास डबल कोट्स के अंदर जो भी आप अल्फ़ाबेट जो भी न्यूमेरिक डिजिट लिखेंगे वो एक तरह की स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये सपोर्ट करता है, आप इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते हैं। इंटीजर क्या होता है, विदाउट पॉइंट वाली, ठीक है। और वो बता रहा है कि ये नंबर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं, इसकी रेंज क्या है। तो 5985 एक इंटीजर वैल्यू है। अच्छा, इसमें देखें जी एक वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प का एक वेरिएबल या फंक्शन इस्तेमाल किया है। वो क्या करता है कि वो आपको डेटा टाइप रिटर्न कर देता है कि इस नंबर की डेटा टाइप क्या है, ठीक है। ये बता रहा है कि ये इसकी टाइप कौन सी, इंटीजर टाइप। लेट्स सी, मैं इसको ना वो कर देता हूँ, सिंगल कोड के अंदर हेलो वर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इस वेरिएबल डम्प के अंदर रखा, तो ये देखिए वो हमें क्या बताएगा, देखिए स्ट्रिंग बता रहा है और ये भी बता रहा है कि उसके अंदर कितने करैक्टर है, हेलो वर्ड, ठीक है। तो वेरिएबल डम का फंक्शन क्या करता है, आप इसके अंदर अगर कोई भी वेरिएबल पास करोगे उसकी डेटा टाइप बता देगा कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फ्लोट टाइप है। लेट्स सी, ये देखिएगा अगर मैं इसको ना, एक हमारे पास डेटा टाइप है तो बुलियन, बुलियन में या तो ट्रू होता है, वो आप डायरेक्ट ट्रू लिख सकते हैं, ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो अब ये देखिए क्या बताते हैं, ठीक है। वो बता रहा है बुलियन टाइप और उसके अंदर वैल्यू ट्रू है। तो लेट्स सी, मैं इसके अंदर फॉल्स, तो बुलियन के अंदर हमारे पास दो टाइप होती है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। वो कह रहा है बुलियन टाइप है लेकिन ये फॉल्स में आता है, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर मैं एक अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ, अरे डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आई थिंक अरे का एक फंक्शन कॉल करते हैं आप, ठीक है। अरे का फंक्शन कॉल करते हैं, लेट्स, मुझे अभी याद नहीं है पीएचपी में कैसे करते हैं। और लेट्स सी 1, 2, 3, देखते हैं कि ये अरे बताता है कि नहीं बताता। या तो एरर देगा, सिंटैक्स एरर होगा, या बता देगा। ये देखिए जी बता रहा है कि ये आपके पास जो वेरिएबल है ये अरे टाइप है जिसके अंदर इंडेक्स 0 के अंदर इंटीजर टाइप 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, और इंटीजर टाइप 2 पड़ा हुआ है, इंटीजर टाइप 3 पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू जो सी है ना वो चेंज करता हूँ। अगर मैं इसके अंदर अगर एक स्ट्रिंग रख देता हूँ तो ये क्या कुछ एरर देता है कि नहीं देता, ठीक है। अब वो बता रहा है कि 3 इंटीजर टाइप की वैल्यू और एक स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास जो डेटा टाइप है वो या तो स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट का मतलब है कि पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू भी दे देता हूँ, जैसे मैं दे दूँ 3.2, ठीक है, एंड सेमीकोलन लगा दिया, तो यह हमें बता दें कि फ्लोट टाइप की वैल्यू है और सॉरी डेटा टाइप है, और इसके अंदर जो वैल्यू वो 3.2 है, पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है। इसी तरह से बुलियन को भी देख ले, अरे भी देख ले, ऑब्जेक्ट क्या है कि जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, साथ साथ फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो अरे ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ये क्लासेस के थ्रू बन रहा है। कि पहले एक क्लास बनाएंगे, ये देखिए एक क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम कार रखा है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के वेरिएबल है, जैसे कलर का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, एक मॉडल का हुआ और एक उसके अंदर फंक्शन बना दिया। मतलब देखिए जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट था और इसमें आप क्लासेस के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का नाम लिखेंगे
इक्वल का साइन लगाएंगे, न्यू का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कार और जी ब्लैक और वॉल्वो, ठीक है। अब अगर मैं इधर इसके अंदर वेरिएबल अंडरस्कोर डंप करता हूँ, DUMP, ठीक है, ये फंक्शन है ना वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ माई कार के ऑब्जेक्ट को। अगर मैं इसके अंदर कार को पास करता हूँ, लेट्स सी अब हमें क्या देता है, वो देखिए बता रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट है जिसका नाम कार, उसकी क्लास है, मेन ऑब्जेक्ट है जिस कार किसका क्लास ऑब्जेक्ट उसकी, इसकी डेटा टाइप। ये देखिए जो आपके पास डेटा टाइप है ना, इंट या फ्लोट, ये भी एक तरह की क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक तरह की क्लास है। ये इसकी क्लास का नाम जो इसकी डेटा टाइप कौन सी, कार है। ये एक ऐसी डेटा टाइप है जिसका नाम कार है, और उसके अंदर जो पैरामीटर जो उसके ऑब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से कलर हैं, ठीक है जी। और कलर जो जो डेटा मेंबर, ठीक है, इसका नाम क्या कलर है जिसकी स्ट्रिंग वैल्यू है, ब्लैक है, ठीक है जी। उसके अलावा सॉरी, कलर उसका एक डेटा मेंबर है जिसकी वैल्यू ब्लैक है, मॉडल है इसका एक डेटा मेंबर है, देखिए वो ऑब्जेक्ट बता रहा है, उसकी वैल्यू वॉल्वो है, ठीक है जी। और इसके अलावा एक फंक्शन है जिसके अंदर प्रिंट हो रहा है माई कार इज़ ब्लैक वॉल्वो, और एक और फंक्शन है जिसके अंदर प्रिंट हो रहा है माई कार इज़ रेड टोयोटा, ठीक है। वो डिफरेंट फंक्शंस भी बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक क्लास बने, इसको भी हम यूज़ करेंगे, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास क्यों बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो PHP के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप है जो कि आपने यहाँ तक सीखनी है। कहाँ तक सीखनी है, आपको ये पता हो स्ट्रिंग क्या होती है, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, अरे एंड ऑब्जेक्ट, और या तो नल रख सकते हैं। नल का मतलब आप कुछ भी ना रखें, एम्प्टी स्ट्रिंग रख लें। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ये देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा और जस्ट मैं सिंगल कोड लगा के ना सेमीकोलन लगा रहा हूँ, अब यहाँ पर आपने बल्कि नहीं, आप इसके अंदर नल रखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू है या एक टाइप, एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर नल रखवाया हुआ या कुछ नहीं, ठीक है। वो बता देगा नल टाइप रखी हुई है इसके अंदर, ठीक है, नल रखा हुआ है, ठीक है। ऐसी डेटा टाइप है जिसका नल है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर नल स्टोर हुआ है। तो डेटा टाइप के बाद आपके पास स्ट्रिंग आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट किस्म के PHP के फंक्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी ये देखिए जी, आपके पास आप लोगों ने इफ एल्स पढ़े हुए हैं, जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे ना इफ एल्स, तो ये वो वैसे ही सेम, वर्किंग भी वही है, सिंटैक्स भी वही है, ना सिंटैक्स डिफरेंट है ना ही वर्किंग डिफरेंट है। तो ये मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा, ये एक दफ़ा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी आप लोगों की वही है जो आपने जावास्क्रिप्ट में की है, यानी कि इफ़ का कीवर्ड लगता है, कंडीशन आती है, कंडीशन के अंदर वही ऑपरेटर आपके कंपैरिजन ऑपरेटर है या लॉजिक ऑपरेटर आ सकते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेटर आ सकते हैं कंडीशन लगाने का। कंडीशन के लिए ज़्यादातर आपके पास कौन सा था, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इस तरह के, ठीक है। जैसे वो इक्वल का ऑपरेटर भी आ सकता है, देखिए कंपेयर कर रहा है, ठीक है। स्विच की अगर बात की जाए तो स्विच भी वही है कि आप क्या करते हैं, स्विच का जिनसे कीवर्ड लगाते हैं इसके अंदर एक्सप्रेशन देते हैं। स्विच के अंदर आपने वो एक्सप्रेशन देना होता है जो डबल इक्वल के इक्वल हो, ठीक है, और उसके अंदर आपने केस, वही सेम आपका सिंटैक्स है। तो ये और जावास्क्रिप्ट में आपको देख रहे हैं सिमिलैरिटी है बहुत ज़्यादा, जस्ट आपने वेरिएबल का नाम डॉलर साइन से रख रहे हैं, बाकी सारा देखिए केस वैसे ही है, कॉलन भी वैसे ही लगाना है। जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेते हैं वहाँ पे देखिए इको लिखना है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम लूप्स की बात करें तो हमारे पास ये देखिए वाइल लूप सेम टू सेम वही है, डू वाइल वही है, फॉर लूप वही है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है जो हमने स्टडी करना है वो है फॉर ईच। इसका एक लेक्चर होगा बाकायदा और इसकी एक्टिविटी होगी कि फॉर ईच के अंदर आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ आ गई है।